Hello everyone, welcome to our new video where we will be discussing about monitoring of patient. All of you might be knowing that there are many vital signs that we need to monitor during the course when the patient is in ICU or in OT or during surgery or in post-operative time. जब भी हमारे पास पेशेंट होता है जिसकी कंडीशन को हमें चेक करना पड़ता है साथ साथ में, तो उस केस में हम उस पेशेंट में मॉनिटरिंग करते हैं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द सेम टॉपिक। अगर देखा जाए मॉनिटरिंग जो होता है इट इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम एनेस्थीसिया साइड से देखें तो जब भी पेशेंट ओटी में होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्जरी, तो जो एनेस्थीसिया वाले होते हैं वो मॉनिटर करते हैं पेशेंट को। सोफिस्टिकेटेड मॉनिटर्स भी अवेलेबल होते हैं, हालांकि हम छोटे छोटे या फिर आप बोल सकते हो मिनिमम इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो एक एनेस्थेटिस्ट होता है या जो हमारी एनेस्थीसिया की टीम होती है उनका इम्पोर्टेंटली होता है उसको चेक करना। रिमेंबर, अगर हम बात करें एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट्स की जो कि हम मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सिर्फ एक हेल्प कर सकते हैं आपको, वो सिर्फ एक हेल्पिंग एड है, हेल्पिंग टूल है which will help us to monitor the patient. Otherwise, the monitoring is actually up to the anesthesia team or the anesthetist. Today we will be discussing about the monitoring. First of all, we might be familiar with monitoring, but some of us might not be familiar with the monitoring. So monitoring actual में होता क्या है? तो एक्चुअल में हम लोग मॉनिटर क्या करते हैं? हम लोग मॉनिटर करते हैं मेनली हमारे वाइटल साइंस। अब सम ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट वाइटल साइंस आर, बट कुछ लोगों को शायद पता ना हो। तो वाइटल साइंस के बारे में सिंपली अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है उसको हमें अगर मेजर करना है या मॉनिटर करना है या चेक करना है कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसे काम कर रही है या फिर वो करेक्टली काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको हम वाइटल साइंस कहते हैं। जैसे आप लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा, हार्ट रेट के बारे में सुना होगा, रेस्पिरेटरी रेट या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वाइटल साइंस में आते हैं। तो जब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं हमारा मेन एम होता है कि हम उन्हीं वाइटल साइंस को मॉनिटर करें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मॉनिटरिंग, देयर कैन बी बेसिक मॉनिटरिंग एंड देयर कैन बी एडवांस्ड मॉनिटरिंग। बेसिक मॉनिटरिंग जो होती है उसमें हमारे पास कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं और कभी कभी हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, हम क्लिनिकली भी इसको चेक करते हैं, इसीलिए इसको क्लिनिकल मॉनिटरिंग भी कहा जाता है। तो जो बेसिक मॉनिटरिंग होती है, क्लिनिकल मॉनिटरिंग होती है, इसमें हम पल्स रेट को चेक करते हैं, जिसमें हम किसी भी पल्पेबल आर्टरी को फील करके वहां पर पल्स को चेक करते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार पल्स आ रहा है। सो वी कैन एक्चुअली चेक द पल्स ऑन एनी पर्टिकुलर पेरिफेरल आर्टरी which can be palpable. So in that case हम वहां पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं पल्स रेट की। इसी तरीके से कलर ऑफ द स्किन, sometimes tells us about various conditions. For example, in case when there is hypoxia or there is reduced oxygen supply, in that case there will be bluish coloration of the skin. So similarly sometimes there can be other colors as well which might indicate different medical conditions. Also we can check blood pressure as well. In this we can use sphygmomanometer. We can do it by a non-invasive method where we will actually wrap a cuff on the you can say arm of the person above the elbow. तो यहाँ पर हम एक कफ बांधते हैं और उसके बाद जो है हम उस मशीन से, जिसको हम sphygmomanometer कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जिसको ब्लड प्रेशर apparatus या ब्लड प्रेशर मशीन कहा जाता है, उससे हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर देखा जाए हम इसमें जो है बेसिक इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई इसको हम क्लिनिकल मॉनिटरिंग में इंक्लूड करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो यहाँ पर मॉनिटरिंग लिखी गई है, या आप देखोगे कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं एक डॉक्टर से मिलने या अपॉइंटमेंट होता है हमारा, सो इन दैट केस ये मॉनिटरिंग्स जो है मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली वहां पर चेक की जाती है ओपीडी के टाइम पे। इसी तरीके से इन्फ्लेशन ऑफ द चेस्ट या चेस्ट राइज भी जिसको हम कहते हैं, इससे हम ये देख सकते हैं कि
जो पर्सन है, whether the person is breathing or not, or whether the person is breathing adequately or not, or whether both of the lungs are being ventilated properly or not, ये सारी चीजें जो है हम inflation of the chest में देख सकते हैं। इसी तरीके से precordial and esophageal stethoscopy, in this particular case we can use a stethoscope and we can actually check, you can say, different sounds, and we can have specialized stethoscopes as well. So those specialized stethoscopes will actually help you in specialized monitorings. Also, we can actually check signs of sympathetic overactivity which might be present in any part of the body, and we can also measure the urine output, which will also be included in the basic monitoring. Now basic monitoring we can say will be done जहां पर हमारे पास कोई भी specialized equipment नहीं होता. There is no specialized equipment, there is no, we can say, advanced equipment. So we use some minimum or no equipments when we are doing the basic monitoring. Now moving on to advanced monitoring, or we can say instrumental monitoring. In this particular we can say part, we will be studying about the various devices or equipments which we are using while monitoring a patient. In this case we can use specialized equipments which can more accurately show you the patient's condition. So instrumental monitoring can be done for cardiovascular system, respiratory system, temperature, musculoskeletal system, central nervous system, and blood loss and expiratory gases can also be monitored. When we talk about cardiovascular monitoring can be non-invasive, or it can be invasive, or it can be semi-invasive. Now talking about invasive, semi-invasive, or non-invasive, some of you might be aware of these things, but those who are not aware, non-invasive is the one which doesn't enter our body. So non-invasive ऐसा होता है जिसमें हम बॉडी के अंदर नहीं जाते, nor through a natural route, neither through a made up route. ना तो हम कोई रूट बनाते हैं पर्टिकुलरली, ना हम किसी नेचुरल रूट के थ्रू जाते हैं. इन्वेसिव मॉनिटरिंग में हम बॉडी के अंदर जाते हैं. इन दिस केस हम रूट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईवी कैनुलेशन करें या फिर कोई कैथेटर इंसर्ट करें तो ये एक इन्वेसिव टेक्निक होती है. इसी तरीके से सेमी इन्वेसिव जो होता है, इन सेमी इन्वेसिव हम बॉडी के नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं और उसको हम कहेंगे सेमी इन्वेसिव. नाउ नॉन इन्वेसिव कैन बी ईसीजी और नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर. इन केस ऑफ ईसीजी हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड्स अटैच करते हैं और हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं. एंड इन केस ऑफ नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हम कफ बांधते हैं और उसके थ्रू जो है हम नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ईसीजी की बात करें तो ये मैंडेटरी मॉनिटरिंग में आता है. अब आप बोलोगे मैंडेटरी मॉनिटरिंग क्या होता है. सो इन केस ऑफ मॉनिटरिंग देयर आर सम मैंडेटरी मॉनिटरिंग्स एंड देयर आर सम, यू कैन से, accessory monitorings. Mandatory monitorings are those which are compulsory, which need to be done, and you can say accessory monitorings are those which we don't require particularly in some cases, or if there is no availability we can continue without them. So ECG जो होता है ये mandatory monitoring में आता है, और mandatory monitoring का मतलब हो गया ये जरूरी होता है. ECG जो होता है ये बहुत सारी कंडीशंस को डिटेक्ट कर सकता है, स्पेशली ये एरिथमियाज को डिटेक्ट करेगा, ये इस्केमिया को डिटेक्ट करेगा, ये कार्डियक अरेस्ट को डिटेक्ट करेगा, और ऐसी ही सेवरल कंडीशंस को डिटेक्ट किया जा सकता है. इवन ईसीजी जो होता है इसमें हमारे पास जैसे 3 लीड ईसीजी आता है, 5 लीड ईसीजी आता है, 12 लीड ईसीजी आता है. So every particular thing has its own specialization or particular advantages. सबसे बेस्ट होता है 12 लीड ईसीजी, लेकिन उसको हम ओटीज में यूज नहीं कर सकते. हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं 5 लीड ईसीजी, और अगर हमारे पास 5 लीड ईसीजी अवेलेबल नहीं है तो हम 3 लीड ईसीजी भी कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली हमें 5 लीड ईसीजी करनी चाहिए. उसके बाद आता है हमारा नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर. तो जैसे हम ईसीजी में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं कि क्या हार्ट प्रॉपरली रिदम दिखा रहा है, क्या उसमें कोई एरिथमियाज तो नहीं, या फिर वो प्रॉपरली बीट कर रहा है, वैसे ही जो नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर होता है ये हमें ये दिखाता है कि क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है, या फिर क्या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज है. तो ब्लड प्रेशर जो होता है या तो ये नॉन इन्वेसिव हो सकता है या फिर ये इन्वेसिव हो सकता है.
इन केस ऑफ नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर हम कफ बांधते हैं। इवन जो हम कॉमनली चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, जिसमें हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं या पल्स को चेक करते हैं, वो भी नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में ही आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉनिटर की, तो मॉनिटर में जो सिस्टम होता है एनआईबीपी का, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि बहुत बार ये बोला जाता है कि जो नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हम मॉनिटर की मदद से करते हैं, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन से जो किया जाता है, उसमें बहुत बार ये बोला जाता है कि रीडिंग जो है वो इनकरेक्ट आती है। द रीजन इज कि एक्चुअली जो नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक मशीन से चेक किया जाता है, उसमें जो मेथड यूज होता है वो होता है ऑसिलेटरी मेथड। ऑसिलेटरी मेथड में क्या किया जाता है, जो मशीन होती है वो पहले मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को चेक करती है। जब वो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को चेक करती है तो उसकी वजह से जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है वो हम मीन आर्टीरियल प्रेशर से ही कैलकुलेट करते हैं। तो मॉनिटर जो होता है वो कैलकुलेशंस लगा के आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रीडिंग्स देगा, रादर देन एक्यूरेटली चेकिंग द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इंडिविजुअली। तो उस रीजन की वजह से द नॉन इन्वेसिव blood pressure monitoring with the help of automatic blood pressure machine, in that case there can be errors sometimes, but actually it's not errors. It's because whenever there is any variation in the mean arterial blood pressure, there can be major variations in the systolic and the diastolic readings which we can take correspondingly. एंड अगर हम बात करें एनआईबीपी की, तो इसमें क्या किया जाता है, हम इंटरवल्स में ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। रिमेंबर इन दिस केस हम 2 से 5 मिनट्स का इंटरवल रखते हैं कॉमनली, और हर 2 से 5 मिनट के बाद एक ब्लड प्रेशर का रीडिंग निकाला जाता है, साइकिल होता है, और ऑसिलोमेट्री की मेथड से जो है, ऑसिलेटरी मेथड या ऑसिलोमेट्री मेथड जो होता है उसकी वजह से जो है हम वहां पर ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर का कफ होता है वो नियोनेट्स के लिए अलग होता है, चिल्ड्रन के लिए अलग होता है, और अडल्ट्स के लिए अलग होता है। अगर आप इनकरेक्ट कफ साइजेस को यूज करोगे तो जो एनआईबीपी की रीडिंग होती है वो इनकरेक्ट आएगी। उसके बाद हम आते हैं सेमी इन्वेसिव मॉनिटरिंग में, जिसमें हम ट्रांस ईसोफेजल इकोकार्डियोग्राफी को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक स्पेशल, आप बोल सकते हो, डिवाइस इंसर्ट किया जाता है जो कि ईसोफेगस के अंदर जाता है, और इसको हम ट्रांस ईसोफेजल स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। और वहां से हम जो है ईसोफेगस से हार्ट के पीछे से जो है हार्ट को मॉनिटर करते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है, और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, स्पेशली इन केस अगर हार्ट में कोई वॉल एबनॉर्मेलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल एस्केमिया होता है, या वैल्व्यूलर डिसफंक्शन होता है, या एयर एम्बोलिज्म होता है, उस केस में जो ये ट्रांस ईसोफेजल इकोकार्डियोग्राफी होती है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा आते हैं हमारे पास इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग्स, या इन्वेसिव मॉनिटरिंग्स डिफरेंट आती हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज होती है। इसमें इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आती है, या फिर हम सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या फिर हम पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करके हम पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर चेक कर सकते हैं। अगर हम इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की बात करें तो ये बीट टू बीट मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें अगर देखा जाए हर हार्ट बीट के साथ जो है हमारे पास ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स आती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की। मतलब अगर आप बोलोगे कि सबसे बेस्ट ब्लड प्रेशर मशीन या फिर सॉरी ब्लड प्रेशर जो है चेक करने वाली टेक्निक कौन सी है, तो वो रहेगी हमारी इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और अगर नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 8 mm ऑफ एचजीज का वेरिएशन रहता है। इन केस ऑफ इन्वेसिव ब्लड प्रेशर वी कैन चूज रेडियल आर्टरी, वी कैन चूज ब्रैकियल आर्टरी, वी कैन चूज फेमोरल आर्टरी, और वी कैन चूज डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। सबसे कॉमनली हम चूज करते हैं रेडियल आर्टरी को, और उसमें जब हम रेडियल आर्टरी को चेक करते हैं पहले हमें एक टेस्ट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट में जैसे कि आप इमेज पे देखते हो हमें रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को कंप्रेस करने रखना पड़ता है। उसके बाद जो होता है हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपनी मुट्ठी को या फिस्ट को 2-4 बार ऐसे ओपन एंड क्लोज करे, जिसकी वजह से हाथ जो है वहां से फिस्ट को बहुत बार ओपन एंड क्लोज करने की वजह से वहां का सारा ब्लड जो होता है वो बाहर निकलता है। देन आफ्टर दैट हम अल्नर आर्टरी जो होती है उसके प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो हाथ होता है उसमें जो सर्कुलेशन जो उसमें पिंकिश कलर आता है वो कलर कितने सेकेंड्स में वापस आता है। अगर ये 7 सेकेंड या 10 सेकेंड तक आता है तो इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और अगर ये ज्यादा टाइम लेता है तो उस केस में जो अल्नर आर्टरी
होती है वो रेडियल आर्टरी के बदले हाथ को पूरी तरह सप्लाई नहीं कर सकती। सो उस केस में हमें अवॉइड करना चाहिए वहां पर कैथेटराइजेशन। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल होता है एलन्स टेस्ट, तो उस केस में फिर हम रेडियल आर्टरी में एक कैथेटर डालते हैं जिसको हम आर्टीरियल कैथेटर कहते हैं, एंड दैट आर्टीरियल कैथेटर विल एक्चुअली हेल्प यू इन मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। अगर इस कैनुलेशन की कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए या फिर इस कैथेटराइजेशन की कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए, तो इसमें आर्टीरियल इंजरी हो सकती है, आर्टीरियल स्पैज्म हो सकता है, इसके अलावा इस्कीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है इन्फेक्शन, टिश्यू में नेक्रोसिस हो सकता है, और इसके अलावा फिस्चुला या एनोरिज्म फॉर्मेशन हो सकती है। फिस्चुला में एक आप बोल सकते हो डिफरेंट ओपनिंग बन सकती है। सो अगर इस केस में देखा जाए, जब भी हम ये कैथेटराइजेशन करते हैं तो हमें एक हेपारिन का ड्रिप कनेक्ट करना पड़ता है उसके साथ, और उससे जो है कंटिन्यूसली फ्लश करना पड़ता है इसको, ताकि जो कैथेटर है उसमें ब्लड क्लॉट्स ना आए, जो कि हर बार जब जब ब्लड पंप होता है वो कैथेटर में आता रहता है, तो कैथेटर जो है उसमें क्लॉट्स बन सकते हैं, और उसकी वजह से जो कैथेटर होता है वो ब्लॉक हो जाएगा और वो रीडिंग्स नहीं निकाल पाएगा। सो फॉर दैट रीजन हमें कंटिन्यूसली फ्लश करना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसको हम सीवीपी मॉनिटरिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक सेंट्रल वेन के अंदर जो है कैथेटर डाला जाता है। प्रेफरेबली हम राइट साइड का इंटरनल जगुलर वेन जो है सिलेक्ट करते हैं। राइट साइड के इंटरनल जगुलर वेन को सिलेक्ट करने का रीजन ये होता है कि ये डायरेक्टली सुपीरियर वेना केवा के साथ कनेक्टेड होता है, और इसमें एंगुलेशन जो होती है, जो एंगल होता है इसका, वो कम होता है, जिसकी वजह से वी विल प्रेफरेबली सिलेक्ट द सेंट्रल वीनस प्रेशर यू कैन से साइट विल बी द इंटरनल जुगुलर वेन। इसमें अगर देखा जाए, जब भी हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं उसको फिक्स किया जाता है, और उसको हम सेल्डिंजर टेक्निक से जो है इंसर्ट करते हैं। इन फ्यूचर लेक्चर्स जब हम सेंट्रल वीनस प्रेशर टेक्निक को जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उस केस में विल बी डिस्कसिंग कि कैसे वो टेक्निक की जाती है। तो इसमें जो है ट्रांसड्यूसर कनेक्ट किया जाएगा, फिर वो ट्रांसड्यूसर जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो उसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। साथ में ट्रांसड्यूसर को जो होता है एक ड्रिप के साथ कनेक्ट किया जाता है, ताकि हम वहां से जो है पेशेंट में कभी कभी क्लॉट हो सकता है इसमें, या फिर कभी कभी हमें ड्रग्स देने पड़ते हैं या कुछ भी देना पड़ता है, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कैथेटर के साथ, क्योंकि इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। मोस्टली हम जो है 3 पोर्ट वाला जो है कैथेटर यूज करते हैं इसमें। सेंट्रल वीनस प्रेशर जो होता है ये किस किस पेशेंट में हमें चेक करना पड़ता है, स्पेशली जिस केस में मेजर सर्जरीज होती हैं, जहां पर हमें लगता है कि लार्ज फ्लूइड फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, जैसे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा, या फ्लूइड हमें बहुत ज्यादा देना है, या फिर जो ओपन हार्ट सर्जरीज होती है उनमें, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनमें जो शॉक पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत रिड्यूस हो चुका होता है, तो उसमें जब हम फ्लूइड देते हैं तो हम फ्लूइड ओवरलोड ना करें, इस चक्कर में हमें सेंट्रल वीनस प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा इसको एज अ वीनस एक्सेस भी देखा जा सकता है, जैसे हम पेरिफेरल वेन में कहीं पे कैन्युला लगाते हैं, अगर नहीं लग रहा है कहीं पे तो हम सेंट्रल वेन में भी लगा सकते हैं, और उसके थ्रू भी ड्रग्स और फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। पैरेंटल न्यूट्रिशन यानी फ्लूइड्स हम दे सकते हैं, इसके थ्रू न्यूट्रिशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी कभी एयर एम्बोलिज्म होता है तो उसको भी इसी के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। साथ साथ में कार्डियक पेशेंट में भी कभी कभी यूज किया जा सकता है। अगर सीवीपी देखा जाए, नॉर्मली ये 3 to 10 सेंटीमीटर्स ऑफ H2 या फिर 2 to 8 mm ऑफ Hg होता है। बच्चों में जो होता है ये 3 to 6 सेंटीमीटर्स ऑफ H2O होता है। सीवीपी जो होता है, अगर ये 20 सेंटीमीटर्स ऑफ H2O से ज्यादा हो जाए, उसका ये मतलब है कि जो हमारा हार्ट है वो आगे ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो होते हैं उनमें ज्यादा ब्लड जो है एक्यूमुलेट होता है। दैट्स वाई इसमें रीडिंग्स हाई आएंगी। इसमें अगर देखा जाए तो इंटरनल जुगुलर वेन में सेल्डिंजर टेक्निक के थ्रू जो होता है इंसर्ट किया जाता है कैथेटर। इसमें ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, जिसमें हेड डाउन पोजीशन दी जाती है, और एक पहले एक कैनुला इंसर्ट किया जाएगा। कैनुला जो होता है उसके थ्रू एक गाइड वायर इंसर्ट किया जाएगा। गाइड वायर जो होती है उसको अंदर रखा जाएगा, और जो कैनुला होता है उसको बाहर निकाला जाएगा। कैनुला को बाहर निकालने के बाद एक डायलेटर डाला जाएगा। डायलेटर जो है वो गाइड वायर के ऊपर से डाला जाएगा, और वो डायलेटर जो है वहां पर स्पेस को थोड़ा बढ़ाएगा। देन आफ्टर दैट हम डायलेटर को बाहर निकालेंगे, और जो हमने गाइड वायर रखी होती है वो उधर ही रहेगी। उसके बाद कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। जब कैथेटर अंदर जाएगा उसके बाद हम गाइड वायर को बाहर निकालते हैं। देन आफ्टर चेकिंग द प्रॉपर पोजिशन ऑफ द कैथेटर, हम गाइड वायर को बाहर निकाल के
जो है कैथेटर को चेक करते हैं और उसके बाद कैथेटर को स्टिच करके वहां पर फिक्स किया जाता है और उसके ऊपर ड्रेसिंग की जाती है। इसमें अगर आप देखोगे इस इमेज में दिखाया गया है पहला स्टेप, जिसमें हम एक सिरिंज के साथ कनेक्ट करते हैं नीडल को और फिर वहां से एस्पिरेट करते हैं। अगर वो डार्क रेड कलर का ब्लड आता है दैट मीन्स कि हम वीनस ब्लड ला रहे हैं। अगर उसमें ब्राइट रेड कलर आ रहा है दैट मीन्स कि आपने कैरोटिड आर्टरी को पंक्चर किया है। उसके बाद जो नीडल है वो वही रहेगी, जो सिरिंज होता है उसको बाहर निकाला जाएगा, गाइड वायर अंदर जाएगी और उसके बाद नीडल को बाहर निकाला जाएगा, गाइड वायर वही रहेगी। उसके बाद आप डायलेटर से या ब्लेड से जो है वहां पर इंसिजन को बढ़ा सकते हो, प्रेफरेबली हम डायलेटर को यूज करेंगे। देन आफ्टर दैट उसके ऊपर से कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और गाइड वायर को बाहर निकाला जाता है। सीवीपी जो है मल्टीपल कंडीशंस में इंक्रीज हो सकता है, जैसे फ्लूइड ओवरलोडिंग या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर कार्डियक टेम्पनेट अगर हुआ है, या फिर अगर हम वेंटिलेटर से आईपीपी दे रहे हैं पीप के साथ। आईपीपी होता है जो हम थोड़ा थोड़ा गैप के साथ जो है पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, वो होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस अगर होगा, प्लूरल इफ्यूजन अगर होगा, हीमोथोरैक्स अगर होगा और साथ साथ में कफिंग या स्ट्रेनिंग अगर आप करते हो तो उस केस में भी सीवीपी इंक्रीज होता है। सीवीपी डिक्रीज भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हाइपोवोलीमिया या शॉक होगा, या अगर आप वेजोडाइलेटर या वेनोडाइलेटर्स को यूज करते हो। इसके अलावा स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया उसमें भी आप कर सकते हो, और जनरल एनेस्थीसिया में अगर वेजोडाइलेटेशन होती है तो उसमें भी जो सीवीपी होता है वो डिक्रीज हो सकता है। अगर सीवीपी कम आ रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो उसका मतलब जो है बॉडी में हाइपोवोलीमिया हुआ है। अगर सीवीपी हाई आ रहा है और ब्लड प्रेशर कम आ रहा है दैट मीन्स कि वहां पर पंप फेलियर है। अब इस चीज को फिर से एक बार समझते हैं। अगर सीवीपी कम आ रहा है दैट मीन्स कि इंटरनल जुगुलर वेन के पास ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आगे ब्लड कम, प्रेशर कम आ रहा है दैट मीन्स आगे भी कम है। सो उसका ये मतलब हुआ कि पेशेंट में हाइपोवोलीमिया हुआ है, उसका ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हुआ है। अगर सीवीपी हाई आ रहा है दैट मीन्स कि इंटरनल जुगुलर वेन के पास ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, और अगर ब्लड प्रेशर आगे कम आ रहा है दैट मीन्स कि आगे उतना ब्लड पंप नहीं हो रहा है। सो उस केस में वो हार्ट फेलियर होगा या पंप फेलियर होगा। उसमें आप एक्सरे चेस्ट भी कर सकते हो इस केस में, ताकि हम कैथेटर की पोजीशन को जो है एग्जैक्टली क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सके। कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है सीवीपी कैथेटराइजेशन की, जैसे एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, कार्डियक एरिथमियाज या फिर नीमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, काइलोथोरैक्स, कार्डियक परफोरेशंस हो सकती है, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है जो कि डिलेड कॉम्प्लिकेशन होगी। साथ साथ में ट्रॉमा हो सकता है, स्पेशली ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है उसको ट्रॉमा हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं वो है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन जो है ये कॉमनली नहीं किया जाएगा, इट इज एक्चुअली रिजर्व्ड प्रोसीजर। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जो सीवियरली कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, जिनमें कोई बहुत ही मेजर सर्जरी करनी होती है और कार्डियक कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा। उस केस में हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज कॉमनली इसको यूज नहीं किया जाएगा बिकॉज इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी भी आप बोल सकते हो उतनी अच्छी नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और साथ साथ में इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। वी कैन यूज स्वैन-गैन्स कैथेटर, जो इसके लिए स्पेशल कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। इसमें एक छोटा सा बलून होता है, जब ये कैथेटर अपनी जगह पहुंचता है उसके बाद उस बलून को इन्फ्लेट किया जाता है ताकि वो वहां पर जो है रीडिंग्स को निकाल सके, और फ्लो डायरेक्टेड होता है, प्रेशर रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है ये, साथ साथ में प्रेशर ट्रेसिंग्स को, और जो कैथेटर टिप होता है वही मेन काम प्ले करता है, इसमें मेन रोल प्ले करता है। इंडिकेशंस अगर देखा जाए, अगर सडन डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उस केस में जो होता है हमें पेशेंट में ये करना पड़ता है। द रीजन माइट बी देयर माइट बी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। तो इसमें जो है एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है जो कि किसी भी सेंट्रल वेन के थ्रू या पेरिफेरल वेन के थ्रू सेंट्रल वेन में पहुंचेगा, फिर उससे राइट एट्रियम में पहुंचेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी में जहां पर फिर पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है उस पर्टिकुलर पार्ट पे किसी एक साइड में वो जा सकता है, और उस पर्टिकुलर साइड को हम कहते हैं वेज, पल्मोनरी आर्टरी वेज। और जो ये प्रेशर दिखाता है उस प्रेशर को इसीलिए कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर। इस इमेज में आप देख सकते हैं स्पेशल कैथेटर जो कि काफी ज्यादा लेंथी कैथेटर है, क्योंकि इसको काफी डेप्थ में जाना पड़ता है, और यही वो कैथेटर है स्वैन-गैन्स कैथेटर जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं। स्वैन-गैन्स कैथेटर जो होता है
ये इसको आप पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर भी कह सकते हो। इससे हम सेंट्रल वीनस प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर और कार्डियक यू कैन से आउटपुट को भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर देखा जाए इसके इंडिकेशंस अगर देखे जाए तो कभी कभी डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस हो सकती हैं, कभी कभी ट्रीटमेंट वाली या थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस हो सकती है। कभी कभी हमें पोस्ट ऑप एमआई में भी करना पड़ सकता है, जैसे मायोकार्डियल इंफाक्शन के बाद किसी पेशेंट में करना पड़ सकता है, कभी किसी मेजर कार्डियक सर्जरी में करना पड़ सकता है, कभी रिसस्टेशन में, शॉक में, पल्मोनरी एडीमा में, या समटाइम्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो वहां पर भी हमें करना पड़ सकता है। अगर देखा जाए सीवीपी और पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन वाले में अगर देखा जाए तो सीवीपी जो होता है उसको वेना कैवा में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी वाला प्रेशर होता है, वेज प्रेशर जिसको हम कहेंगे, उसको हमें पल्मोनरी आर्टरी में मेजर करना पड़ता है। तो इसमें अगर देखा जाए सीवीपी जो होता है ये वॉल्यूम्स दिखाता है हमें मोस्टली कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ब्लड का जो प्री लोड होता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर होता है वो मोस्टली एक सेंसिटिव टेक्निक है, और ये हमें पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन के इंडिकेशंस की बात की जाए तो कार्डियक चैम्बर के प्रेशर्स अगर हमें पता करने हो, जो हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं एक्सेप्ट जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसके बगैर जो बाकी के हमारे पास आते हैं चैम्बर्स, उनका हम प्रेशर चेक कर सकते हैं। साथ साथ में हम कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर भी चेक किया जा सकता है। साथ साथ में हम यहाँ पर मिक्स्ड वीनस ब्लड सैंपल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मिक्स्ड वीनस ब्लड जो होता है वो सारे वेन्स का मिक्स होके फिर फाइनली पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो हम वो सैंपल्स भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें फ्लूइड इन्फ्यूजन में टाइट्रेशन करनी होती है, हमें कुछ ड्रग्स देने होते हैं, हम वो भी दे सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली उसको नहीं देंगे। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट्स में जो है एरिथमियाज देखे गए हैं। साथ साथ में पल्मोनरी आर्टरी में रप्चर होने के चांसेस होते हैं, सीवियर एरिथमियाज होने के चांसेस होते हैं, इवन डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। दैट्स वाई ये वाली जो टेक्निक होती है इसको रिजर्व किया गया है यू कैन से हाईली कार्डियक कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, जब हमें उन पेशेंट्स में कोई मेजर सर्जरी करनी पड़ती है।